हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कवर किया कुछ बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक्स जिनको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग की सिर्फ ज़रूरत है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो गई तो आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्या था, वाटर कंजर्वेशन की बात हुई कि एनवायरमेंटल एथिक्स की बात हुई, रिहेबिलिटेशन या रीसेटलमेंट की बात हुई। ये एक बेसिक टर्म है जिनको अगर आप खुद से पढ़ लेंगे, जितना नोट्स कवर किया है उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ टेक्निकल टॉपिक्स जो कोर एनवायरमेंट के हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, थोड़े समझने को लेकर भी, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एसिड रेन हुआ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चाहो तो एक एक टॉपिक पर एक एक सेमेस्टर 10-10, 20-20 क्लास हम लोग कर सकते हैं। इतना वर्स्ट टॉपिक, इतना रिसर्च इसमें है, इतनी पॉलिसीज इसमें है, परंतु हम लोग किस प्रकार से उतना ही कवर करें जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी स्टडी में रखें जिससे आपको सॉल्यूशन मिले। तो हम लोग बात करेंगे, आज एक टॉपिक है वो है एसिड रेन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसिड प्लस रेन, ऐसी बारिश जिसके अंदर एसिड हो। तो एसिड क्या होता है आप सभी लोग को पता होगा। एसिड वो चीज होती है जो मोटा मोटी में बोलूं कि खट्टा हो, श्योर हो। एक इसको मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, उस स्केल को हम पीएच स्केल बोलते हैं। उसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं और बीच में 7 होता है। अगर मैं बोलूं कि 7 को बोलते हैं न्यूट्रल, इसको बोलते हैं एसिडिक और इसको बोलते हैं बेसिक। अगर किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर में है। बहुत सी प्रॉपर्टी एसिड की होती है, बट इतना ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा। तो ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड हो उसको हम बोलेंगे एसिडिक रेन। अब यही पढ़ना है कि एसिड कहां से रेन में आता है। रेन में तो पानी होता है, उनकी वजह से कैसे एसिड रेन बनता है। तो दोस्तों ये बहुत ही गजब का फिनोमेना आप देखेंगे कि ये आपके क्लाउड्स हैं, जो कौन से हैं, रेन क्लाउड्स हैं। जिन क्लाउड्स क्या करते हैं, बारिश करते हैं तो अर्थ सरफेस पे वाटर हमको मिलता है। बट इसी के बीच में, ये जो बीच में एटमॉस्फेयर है, इसी एटमॉस्फेयर के अंदर जो धरती पर मानव रहता है उसी के कुछ कुकर्म किए हुए हैं जिससे यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और उसी पॉल्यूशन के बढ़ने से डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट पार्टिकुलेट कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर में, उनसे जब वाटर रिएक्ट करता है तो एसिडिक फॉर्म में कुछ साथ में एसिड पानी में मिला के ले आता है। इसी को ही बोलते हैं एसिड रेन। कोई दिक्कत? जैसे इसी का एक एग्जांपल बोलूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और बहुत सी मानव ऐसी एक्टिविटीज करता है कि CO2 का भंडार एटमॉस्फेयर में एज ए पॉल्यूटेंट देखने को मिलता है। अगर ये CO2 रिएक्शन करेगा, बारिश में क्या है H2O, तो CO2 प्लस H2O बन गया क्या, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, तो ये एसिड बन गया। जब एसिड पानी में मिला, पानी के साथ में नीचे आया तो क्या दे दिया, एसिडिक रेन। यही H2CO3 वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ब्रेक हो जाता है और H+ आयन देता है और HCO3- आयन देता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं कि नहीं, उनको एसिड बोलते हैं। और ऐसे कंपोनेंट्स जो वाटर में OH- आयन रिलीज करते हैं उनको हम बेसिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जब CO2 का रिएक्शन H2O के साथ में होता है तो एसिडिक नेचर बन जाता है, एक एसिड बन जाता है जिसको हम बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। CARBONIC, कार्बोनिक एसिड। को दिक्कत समझ में आया? रेन गैसेस थी, पॉल्यूटेंट्स थे, वाटर के साथ में रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद में
पानी ने और गैस ने मिलकर एक एसिड बना दिया, वही एसिड H+ आयन अपने वाटर में रिलीज कर देता है और उन्हीं H+ आयन की वजह से पूरा वाटर एसिडिक हो जाता है। इसको एसिडिक रेन हम बोलते हैं। जनरली इनका pH 7 से कम होता है या 5.4 एक रेंज इनकी बनी हुई है, जो एसिडिक रेन आज तक देखने को मिली है। कोई दिक्कत? इसी के साथ अगर मैं बोलूं क्या सिर्फ CO2 से ही एसिडिक रेन है, तो यहां लिखा है देखो, एसिडिक गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आता है? वॉल्केनिक इरप्शन, ऐसी एक्टिविटी, विकुलर इमिशन। अगर मैं बोलूं कि ये SO2 अवेलेबल है मार्केट में, मार्केट कौन सा? एटमॉस्फेयर का, उसमें H2O बारिश ऊपर से आ रही है, तो दोनों मिलकर H2SO3 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। कोई दिक्कत? यही H2SO3 क्या करता है? H+ रिलीज कर देता है और HSO3- रख लेता है, तो ये क्या करता है? एसिड बना देता है। ऐसे ही मैं बोलूं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड अवेलेबल है, पानी इसमें मिला दोगे, कहां से आएगा? बारिश से आएगा, तो H2NO3 या फिर HNO3 एक एसिड बन जाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड सब वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं, वही एटमॉस्फेयर के अंदर धीरे धीरे नीचे एज ए रेन में मिलकर आते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेन। कोई दिक्कत? ये बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट एसिडिक रेन का आपको समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिससे एसिडिक रेन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। देखेंगे धीरे धीरे कैसे उसको करेंगे। तो इसके सोर्स क्या हैं? जितने भी मेन मेड पोल्यूशन है, ये देखो इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री से पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में गया, पानी के साथ रिएक्ट किया और वापस कहाँ पे आ गया? जमीन पे आ गया। तो ये एक बहुत ही कुकृत्य जो मानव ने किया, पर्यावरण को उससे नुकसान हुआ। कोई दिक्कत? The term acid rain refers the various way in which the acids formed in the atmosphere condensation and fall on the earth. एसिड कहाँ बना? कुछ एटमॉस्फेयर पर कुछ कंडेंसेशन हुआ तो वहां से बन गया एसिड, फिर आ गया किस पे? अर्थ पे। इट इज ए रेन और एनी अदर फॉर्म प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, दैट इज यूजुअली एसिडिक, मीनिंग दैट हैज एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जिसमें H+ होता है। लो pH मतलब pH इज लेस देन 7। लो pH एसिडिक, हाई pH बेसिक। कोई समझ में आया? एकदम बेसिक जो समझा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे टर्म देखेंगे, इट इज ए डिपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर फॉर्म वेट। It is the deposition of a mixture from wet, wet मतलब गीला, such as rain, snow, sleet, fog, cloud water, dew, etc. ऐसा नहीं है कि बारिश हो, अगर स्नोफॉल हो रहा है तो वो भी एसिडिक हो सकता है, कहीं स्लीट हो रहा है, फोग हो रहा है तो वो भी क्या है? एसिडिक हो सकता है। एंड ड्राई एसिडिफिकेशन पार्टिकल्स एंड गैसेस एसिडिक कंपोनेंट्स। कभी कभी एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्शन करके जो एसिड है ड्राई फॉर्म में भी अर्थ पर आता रहता है एज ए पॉल्यूटेंट। जैसे डिस्टिल्ड वाटर वंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड हैज न्यूट्रल्ड pH ऑफ 7। हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का टर्म सुनते हैं, उसके अंदर CO2 को रिमूव टोटली कर दिया जाता है और उसको न्यूट्रल बना दिया जाता है, तो उसका pH कितना होता है? 7। लिक्विड्स विद लेस pH 7 आर एसिडिक एंड दोज जिनका pH 7 से ज़्यादा है देयर आर अल्कलाइन और बेसिक। क्लीन एंड अनपोल्यूटेड रेन हैज़ एन एसिडिक pH बट यूजुअली नो लोअर देन 5.4। जनरल जो रेन होता है वो क्या होता है? उसका pH 7 से 5.6। क्वेश्चन नंबर 1, किस रेंज का pH
नेचुरल रेन का है। कौन सा रेंज का पीएच नेचुरल रेन का है? 5.6 to 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जनरल साइंस के क्वेश्चन में आ चुका है। बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एयर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अभी अभी हमने पढ़ा है, एक CO2 अवेलेबल है प्रचुर मात्रा में 0.03% एटमॉस्फेयर में, उसी एटमॉस्फेयर के अंदर पानी का मिलन हो जाता है और थोड़ा सा जो नेचुरल रेन होता है वो भी इतना हो जाता है। उसका पीएच कितना होता है? 5.7 से लेकर 7 के बीच में। अगर इससे और नीचे जा रहा है तो वो एसिडिक रेन की कैटेगरी हो जाती है। कार्बोनिक एसिड जो CO2 और H2O से मिलकर बना है, H2CO3, देन कैन आयोनाइज इन द वाटर फॉर्मिंग लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोनियम आयन। जो हमने पढ़ा था ना दोस्त, H2CO3 पानी के अंदर टूटा, H+ और HCO3- बनाया, तो H+ बोले तो हाइड्रोनियम आयन और HCO3 बोले तो कार्बोनेट आयन। अनपोल्यूटेड रेन कैन ऑल्सो कंटेन अदर केमिकल्स विच अफेक्टेड इट्स पीएच। जो नेचुरल रेन है, अनपोल्यूटेड रेन है, उसमें भी दूसरे कंपोनेंट जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अबंडेंट सोर्स हैं एटमॉस्फेयर के, तो उससे भी पीएच उसका चेंज हो सकता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर सच एज लाइटनिंग। लाइटनिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जाता है। एसिड डिपोजिशन as an environmental issue would be include additional acids other than carbonic acid. The main pollutant responsible for occurrence of acid rain oxides of sulfur and nitrogen. कार्बन डाइऑक्साइड तो जो एसिड बनाता है वो वीक एसिड होता है, परंतु जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन अबंडेंस में करते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन का कॉज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन सी गैसेस एसिड रेन का फॉर्मेशन करती हैं? जल्दी से जवाब। सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। को दिक्कत? तो सल्फर के ऑक्साइड्स का सोर्स क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का सोर्स क्या है? तो दोस्तों CO2 के सोर्सेज आपको पता है, सल्फर के सोर्सेज वोल्केनिक eruption, वेहिकुलर इमिशन, नाइट्रोजन के भी सेम पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब आपने समझ में आया। सवाल क्या क्या बना, पीएच कितना होता है, कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, वही तरीका है, थोड़ा डिटेल में साइंटिफिकली इस फिगर के अंदर दिखाया है। ये आपकी इंडस्ट्री है, सॉक्स नॉक्स, अगर कहीं बोले ना सॉक्स, बहुत सी बार ऐसा लिखा हुआ है सॉक्स नॉक्स, तो X देखो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, NO2 भी होता है, N2O5 भी होता है, NO3 भी होता है, ऐसे ही SO2 होता है, SO3 होता है। तो सॉक्स नॉक्स हिंदी में भी लिखा आता है ऐसे सॉक्स, अगर एक बार आ गया था पेपर में सॉक्स नॉक्स, तो डरना नहीं है इनसे। सॉक्स नॉक्स का मतलब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं। इन पॉल्यूटेंट्स का मूवमेंट हो रहा है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ये देखो ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एक ऐसा सोर्स है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड देते हैं। ध्यान रखना, सोर्स कहाँ गए, एटमॉस्फेयर में गए। ये सारे गैसेस किसके साथ में, ये सारी देखो पानी के साथ में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। हो सकता है कि डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाए रेन्स के ऊपर, मतलब पानी की फॉर्म में नहीं, और हो सकता है कि बारिश की फॉर्म में वेट डिपोजिशन, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा, अगर ऐसा डिपोजिशन हो रहा है तो ऐसे डिपोजिशन को बोलेंगे एसिड रेन। कोई दिक्कत? अगर पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स आपस में ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी की वजह से, प्रेशर की वेरिएबिलिटी की वजह से, एसिड्स का ड्राई डिपोजिशन भी हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, एसिड जो H+ रिलीज करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नई चीज नहीं है, देखो आया है तो मैं समझा दे रहा हूं।
ऑक्साइड प्लस H2O बना रहा है एसिड, तो दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। अगर मैं बोलूं कि ऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म्ड बेस या एल्कलाइन, तो ये क्या हो गया? बेसिक। कोई दिक्कत? जनरल साइंस का क्वेश्चन है। CO2 देखा था रिएक्शन में, कोई दिक्कत आया? नहीं आया। तो ऐसे दूसरे बहुत सारे ऑक्साइड हैं जो कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो कर करके अगर देख लेंगे तो एसिडिक और बेसिक देखने को मिल जाएगा, जैसे SO3 प्लस H2O, H2SO4। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड भी दे देंगे और बेस भी दे देंगे, पर ऐसे हमको नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा डिटेल साइंस में नहीं जाना है। उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी एम्फोटेरिक। कोई दिक्कत? तो ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना रहे हैं, ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बना रहे हैं, तो एक हो गया एसिडिक ऑक्साइड, एक हो गया दूसरा बेसिक ऑक्साइड। तो पॉल्यूटेंट गया, मिला किसमें? कंपोनेंट्स ने आपस में मिला। अगर बारिश नहीं हुआ तो ड्राई डिपोजिशन भी हो सकता है, बारिश हो गया तो वेट डिपोजिशन होता है। एसिड रेन एक ऐसा फिनोमिना है जो जनरली सिटीज़ में देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में पोल्यूशन ज़्यादा है। सारी कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं, तो यहाँ पोल्यूटेंट्स का ज़्यादा पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में निकलता है। तो देखो मैन मेड सोर्सेज सॉक्स नॉक्स का हो सकता है। तो पहला मैं बोलूं कि सॉक्स का जो पॉल्यूशन है वो क्या है? एक वेहिकुलर एमिशन, वोल्केनिक एरप्शन। NO2 का सेम, पर NO2 का नेचुरल सोर्सेज क्या है? NO2 का नेचुरल सोर्सेज है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्री। एसिड रेन कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू फॉलोइंग, जो हमने पढ़ा है उसी को लिखा है, लिखते जरूर रहना। नेचुरल सोर्सेज सच एज बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक eruption and man-made sources are such as power, industrial, smelting plants and automobile exhaust, vehicular emission, produced oxides of sulfur and nitrogen which interact with water vapors in presence of sunlight, the atmosphere to form sulfuric acid, nitric acid, mist मतलब mixture. The mist remains as a vapors at high temperature and condensation at low temperature. The acids mix with rain, snow, fog and fall down on the earth, resulting it is called acid rain. समझ में आ गया होगा एक एक चीज, लिख लो। तो कैसे बना एसिड रेन? बहुत सारे सोर्सेज ऊपर लिखे हैं, फॉरेस्ट फायर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, वॉल्केनिक इरप्शन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, व्हीकुलर इमिशन, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री, कारखाने, जिनमें से क्या निकलेंगे? ऑक्साइड्स निकलेंगे और वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइट। देखो दो चीज देखने को मिली, कंडेंसेशन। तो रेन कैसे होती है तो पता ही है आपको कि जो वाटर है, सरफेस वाटर, वो सरफेस वाटर क्या करता है? वेपराइज्ड होता है। जो प्रोसेस है वेपराइज्ड, वाष्पीकरण, सरफेस वाटर का सन की उपस्थिति में वाटर ड्रॉपलेट्स बनके एटमॉस्फेयर में ऊपर जाना, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इसी का आपस में कंडेंस होकर, कंडेंसेशन करके वापस बारिश बन जाना, कंडेंसेशन कहलाता है। तो वेपराइजेशन होता है जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, कंडेंसेशन होता है जब पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। दो टर्म है, कभी कभी बेसिक साइंस के सवाल बन सकते हैं। इमिशंस ऑफ केमिकल लीडिंग टू एसिडिफिकेशन, कौन कौन से केमिकल आते हैं? वही केमिकल आते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। देखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस विच लीड्स टू एसिडिफिकेशन इज सल्फर
डाइऑक्साइड SO2, क्योंकि ये बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे व्हीकुलर इमिशन और इंडस्ट्री से निकल के आता है। तो कोई बोले कि मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन और बहुत कुछ दिया हो तो एक ही पे टिक करना है, वो है SO2। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए सवाल आता है, लिखो सवाल। विच इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन? ऑप्शन 1 SO2, ऑप्शन 2 NO2, ऑप्शन 3 CO2, ऑप्शन D O3। तो आंसर क्या हो जाएगा? SO2। Emission of nitrogen oxides, which are oxides from nitric acid, are of increasing importance due to stricter controls on emission of sulfur components। सल्फर कंपोनेंट्स का इमिशन ज्यादा होता है। 70 TGs per year in the form of sulfur dioxide come from the fossil fuels, combustions and industries, 2.8 TGs from wildlife and 7 to 8 TGs per year from the volcanoes। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स लिख लेंगे। पहला सोर्स फॉसिल फ्यूल, दूसरा सोर्स इंडस्ट्री, तीसरा सोर्स वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनोज। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सोर्स सल्फर डाइऑक्साइड का है, तो समझ में आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत? ये केमिकल्स कहाँ से निकलते हैं ये लिखा गया है। द प्रिंसिपल नेचुरल फिनोमिना दैट कंट्रीब्यूट एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर आर इमिशंस फ्रॉम वॉल्केनोज। Thus, for example, the fumaroles from the Logon Climate Crater, the Poso volcanoes, ये एक वॉल्केनो है जो किसी देश में हुआ था, उसका नाम यहाँ पे लिया गया है। तो उसका एसिडिक नेचर कितना हुआ? pH बराबर 2, मतलब इतना एसिड रेन हुआ। क्लियरिंग एन एरिया ऑफ एनी वेजिटेशन एंड फ्रिक्वेंटली कॉजिंग द इरिटेशन इन द आई, लंग्स, इनहिबिशन इन नियरली settlements. Acid producing gases are also create biological process that occur on the land in wetlands. Their occurrence, their major biological source of sulfur components dimethyl sulfide। देखो यार कुछ नहीं है, समझने की बात इतनी सी है कि एसिड रेन होगा तो अब एनवायरमेंट के लिए नुकसान है, तो आदमी के लिए नुकसान होगा। आईज में इरिटेशन होता है, लंग्स में दिक्कत होती है, और आपके जो एसिड रेन जब होती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वेटलैंड्स, जो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं उनको, जो आपके एनिमल्स, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, सबको नुकसान इससे होता है। तो एसिड रेन कोई काम की नहीं है। तो कैसे रोकेंगे? प्रदूषण कम करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम करेंगे, तो एसिड रेन से हम लोग बच सकते हैं। Acid deposits have been detected in glacier ice thousands of year old is remote parts of the globe। ग्लेशियर में भी एसिड जाके डिपॉजिट हो रहा है। जो स्नो वाटर ग्लेशियर की मेल्टिंग से हमें मिलता है वहाँ भी एसिड बन जा रहा है। नाइट्रिक एसिड इन रेन वाटर इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट लाइफ। तो बोले नाइट्रिक एसिड का सोर्स पहला प्लांट लाइफ। इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर सच एज लाइटनिंग। अगर हम लोग लाइटें जलाते हैं बड़ी बड़ी एटमॉस्फेयर में, मतलब किसी हाइट के ऊपर, तो वो भी नाइट्रोजन गैसेस निकालती है। और साथ ही साथ जो रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो सैटेलाइट भी डिफरेंट टाइप के इमिशंस करते हैं, उनमें भी NO2 होता है। सॉइल्स ऑफ कॉन्फिरियस फॉरेस्ट आर naturally very acidic due to the shielding of needles, and the result of this phenomenon should not be confused with acid rain। तो बहुत सी बार क्या होता है, एसिड रेन के लिए बोला कि एसिड रेन क्या करते हैं, जब एसिड रेन हुआ तो पर्टिकुलर सॉइल का pH माप लेते हैं या एसिड का नाप लेते हैं। बहुत सी जगह होता है कि सॉइल ही एसिडिक है बट रेन परफेक्ट है।
तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो सॉइल्स ऑफ ये जो दिया हुआ है ऐसा फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के अंदर नेचुरली एसिडिक होता है, तो वहाँ पर एसिड रेन का फिनोमिना नहीं होता है। साइंटिस्ट क्या कर देते हैं, जब मेजर करना होता है तो कर लेते हैं, हम लोग न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि फला जगह एसिड रेन हुआ है, कोई दिक्कत। एसिड रेन दिल्ली, आगरा, कानपुर ऐसी जगह में देखने को कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि ये देश की सबसे सुंदर सिटीज़ हैं पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन इज सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपोनेंट्स फ्रॉम ह्यूमन सोर्स। भैया ह्यूमन सोर्स से भी आता है जो हम लोग निकालते हैं, सच एज इलेक्ट्रिक जनरेशन, एनिमल एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूजिंग कोल अमंग द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। भैया कोयला, फॉसिल फ्यूल, जिसको बनाने में कई साल लगते हैं और जब उसको जलाते हैं तो भी बहुत सारा नुकसान होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, उज्ज्वला योजना दिया है कि भैया कोयला मत जलाओ, गैस जलाओ, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इन द पास्ट फैक्ट्रीज हैज शॉर्ट फनल्स, स्मोक, दिस caused many problem locally, thus the factories are now have the taller smoke funnels, how फला फला, समझ में आया। जो फैक्ट्री है उसकी चिमनी जहाँ मन किया लगा दिया, जहाँ मन किया नहीं लगाया, परंतु आज जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल के जो रूल बने हैं, उन रूल में हर एक इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो एनवायरमेंटल के सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। कितने हाइट पर आपका स्टैक होगा, कितने पोल्यूटेंट्स आप रिलीज कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आपकी इंडस्ट्री रिलीज कर रही है तो आप पे फाइन हो सकता है। आप उन पोल्यूटेंट्स को कम करिए, कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ करिए जो पोल्यूटेंट्स कम रिलीज करे, या फिर उन पोल्यूटेंट्स को रोकिए, एयर को फिल्टर कीजिए। समझ में आया? बेसिक चीज़ें हैं, एसिड रेन समझ में आ गया। बस ये पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आसान लगने लगेगी। देखो ये बहुत ही शानदार फिनोमिना, पहले कम थी अभी ऊंची ऊंची है, तो सबका अलग अलग फिनोमिना है, ऐसा देखने को मिलता है। अब जब नीचे की लेवल पे चिमनियाँ होती हैं तो क्या करता है, ड्राई डिपोजिशन बहुत होने लगा। ड्राई डिपोजिशन होने लगा तो वहाँ की लाइफ को इफेक्ट होने लगा। हमने दोनों चीज़ पढ़ लिया है, एक वेट डिपोजिशन, एक ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन बारिश के साथ, ड्राई डिपोजिशन डायरेक्ट पर्टिकुलेट कंपोनेंट्स के फॉर्म में। द वेट डिपोजिशन ऑफ एसिड्स अकर्स व्हेन एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन भी, स्नो भी, फॉग भी, removes acid from atmosphere and delivers in the earth's surface. This can be result deposition of acid produced the raindrops or by the precipitation removing the acid either in clouds or below clouds. Wet removal, the both gases and aerosol of importance for wet deposition. समझ में तो आ गया। अब दूसरी बात इसमें कह दी तो उसको समझ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि भैया एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है तो बारिश करवाओ। अगर बारिश हो जाता है तो सारे पार्टिकल ज़मीन पे सेटल हो जाता है और आपका एयर क्लीन हो जाता है। इसलिए मानसून के समय में, जो मानसून का समय होता है, बहुत ही सुहावना मौसम आपको लगता है, क्योंकि उस समय सारे पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर से गायब, वेट डिपोजिशन हो जाता है, वो रिएक्शन करते हैं वाटर में, मिक्स होकर सब नीचे आ जाते हैं। इसीलिए जिन सिटीज़ के आसपास एक नई टेक्निक आज साइंटिस्ट ने पॉलिसी मेकर्स को दिया है कि अगर ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास अगर आर्टिफिशियल लेक बना दी जाए, दिल्ली के आसपास आर्टिफिशियल लेक बनाए दिए जाएं तो पर्टिकुलर वेपराइजेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वेपराइजेशन होने की वजह से कुछ टेम्परेरी क्लाउड्स बनेंगे और समय समय पर बारिश होती रहेगी, जिस वजह से पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेट डिपोजिशन। का फ़ायदा क्या है कि पोल्यूटेंट्स जितने भी एटमॉस्फेयर में सारे साफ हो जाएंगे। ड्राई डिपोजिशन, एसिड डिपोजिशन इज ऑल्सो अकर्स वाया ड्राई डिपोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब बारिश नहीं होती है उस समय पे ड्राई डिपोजिशन होता है। दिस कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एज
20 to 60% of acid deposition. This occurs when particles and gases stuck to the ground plants on other surface. जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, मोलिक्यूल्स हैवी हो जाते हैं, तो ये लोग प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आकर गिरने लगते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इतना बड़ा बिल्डिंग है और यहीं पर एटमॉस्फेयर में कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो उस एक्टिविटी को देखते हुए वहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिल जाता है। कोई दिक्कत? तो दोनों डिपोजिशन हमने देख लिए। कॉजेज ऑफ एसिडिक रेन समझ में आपको आ गया होगा। वॉल्केनिक इमिशन, ये एक फिगर है जो आपको दिखाना मैं चाहता हूँ कि नेचुरल सोर्सेज, वॉल्केनो, ये तो हम वॉल्केनो तो हमारे आदमी से आते नहीं है, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइटनिंग, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। एंथ्रोपोजेनिक क्या है, फैक्ट्री, व्हीकल, कोल बेस इंडस्ट्री, डोमेस्टिक फायर्स और स्मेल्टर्स। कोई दिक्कत? एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, भैया क्या नुकसान है एसिड रेन का? बहुत नुकसान है। पहला नुकसान, ये क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं, जो आपके स्टोन्स हैं, उनमें के बीच में क्रैक्स आने लगते हैं और कलर डिफेक्ट होने लगता है। कैसे? अभी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। एसिड रेन हैज बीन शोन टू हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर्स एंड सॉइल, killing insects and aquatic life forms as well as causing damage to the building and living impacts and human health। दोस्तों, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, कुछ बहुत सारा इकोसिस्टम के अंदर अगर फ्रेश वाटर है तो ही वहाँ का लाइफ, वहाँ का एक्वाटिक सिस्टम का लाइफ पॉसिबल है। अगर एसिड रेन हो गया तो वाटर एसिडिक हो गया, उसके अंदर जितना भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, जितने भी बायोटा है, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो एसिड रेन क्या करता है, फ्रेश वाटर को खराब करता है। सेम चीज सॉइल को एसिडिक कर देता है, तो एग्रीकल्चर में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, ह्यूमन हेल्थ पे तो समस्या है, स्किन डिजीज, आई इरिटेशन, ये गंजापन, आपका स्किन खराब होना, काला होना, ये बहुत सारी समस्या ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा, बिल्डिंग में क्रैक्स आने लगे हैं इससे। ताजमहल सफ़ेद से पीला आज हो गया है, उसका किसकी देन है? आगरा के लोगों की। आगरा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एसिड फेंक रही है और वो एसिड वापस से उस पर आ रहा है। सरफेस वाटर्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, देखो सेम चीज़, जो सरफेस पर जो नॉट ऑल फिश, शेलफिश और इंसेक्ट्स that are eat can tolerate the same amount of acid. For an example, frogs can tolerate water in the some acidic lower pH than trout. कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो सरफेस पे भी आपके वन्य जीव हैं वो इससे मारे जाते हैं, ऐसे एक्वेटिक सिस्टम में है वो भी मारे जाते हैं। बाकी ओशियन का एसिडिफिकेशन सेम चीज़, ओशियन के अंदर जो CO2 होता है वो H2O के साथ में, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ के साथ में आजकल ओशियन में ट्रांसपोर्टेशन भी होने लगा है। बड़ा बड़ा इंडियन जो नेवी होते हैं, नेवी के लोग बड़े बड़े जहाज़ चलाते हैं और अंदर ही अंदर कुछ कुछ करते रहते हैं। उसकी वजह से अलग अलग गैसें निकलती है और ये भी क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन दिस डेज। पॉल्यूशन तो ओशियन एसिडिफिकेशन, एक तो वो तो हो ही रहा है, दूसरा ओशियन के अंदर रेन हो गया। रेन भी कौन सा है, एसिडिक, जिससे ओशियन क्या हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया। ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट है ही, फॉरेस्ट और वेजिटेशन पर भी बहुत ही एडवर्स इफेक्ट इनको देखने का मिलता है। अब मैंने बोला था कि बिल्डिंग बड़ी समस्या हो जाती है, तो बिल्डिंग क्या करती है दोस्त, एसिड में क्या करता है, एसिड हैव ए कोरोसिव इफेक्ट ऑन लाइमस्टोन और मार्बल बिल्डिंग्स और sculptures. It is well established that either wet or dry deposition of sulfur dioxide significantly increase rate of corrosion on limestone, sandstone and marble। जो आपका limestone, sandstone और marble है, जो उनमें भी जंग लगना शुरू हो जाती है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड पुट, सेम चीज़ है भैया, पढ़ चुके हैं ना। सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, पानी के साथ में मिलके एसिड बना दिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड ने पानी के साथ मिलके क्या बना दिया, एसिड बना दिया। अब जो आपका लाइमस्टोन है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, लाइमस्टोन होता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, मतलब क्रैक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड बना दिया। ऐसे ही जो H2CO3 है वो आपका CO2 और H2O बनाता है। तो आपके स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। द कैल्शियम सल्फेट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड हैंस द लाइमस्टोन डिसॉल्व एंड क्रम्बल्स। तो जो आपका लाइमस्टोन है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होता जाता है, गड्ढे उसमें पड़ने लगते हैं। देखेंगे खुले में कहीं मार्बल लगा है तो उसमें गड्ढे पड़ने लगते हैं। समझ में आया? ताजमहल पर इसका इफेक्ट है। देखो भैया ताजमहल ऐसे से ऐसा हो गया तो क्या हो गया, खराब हो गया भैया। समझ में आया? ये देखो भैया कोई मूर्ति थी ऐसी लगी थी पर लगी लगी ऐसी हो गई, तो कहाँ, ये कहाँ डिपॉजिट हो गई, ये डिपॉजिट हो गई एसिड रेन की वजह से। बिल्डिंग के अंदर देखो क्रैक्स पड़ रहे हैं, ये किसका है, एसिड रेन का नेगेटिव इफेक्ट है। देखो एकदम ही सुंदर बिल्डिंग थी बट अभी क्या हो गई, ऐसी हो गई। तो ये क्या है, एक हमको नुकसान इससे हो गया। कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एक तो भैया टेक्निकल मेथड है, बहुत ही बड़ा टेक्निकल मेथड, कि जो पोल्यूटेंट्स आपके निकल के आ रहे हैं उन पोल्यूटेंट्स को आप फिल्टर करिए उस पर्टिकुलर रीजन में, स्पेशली जहां पर आपके ऐसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं इनको, जहां भी जैसे ताजमहल जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इस एरिया के अंदर जो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उस पर ध्यान किया जाए। सल्फर निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको डी न्यूट्रलाइज कर दो तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। देखो देखते हैं प्रोसेस। एक सिस्टम है, बड़ा ही खतरनाक सिस्टम है। देखो दोस्त, जो किस में लगाओ, आपके यूनिट में लगाओ। कौन सा यूनिट, जो इंडस्ट्री में आपको चिमनी दे रही है। बड़े बड़े स्प्रेयर हैं जो क्या करते हैं, गैस के अंदर जो गैस आती है उस गैस को, पीएच को सेंसर कर लेते हैं, वो आने वाली गैस इसके अंदर जाती है, फाइनली इस पूरे कॉलम से क्लीन एयर निकल जाती है। साइंटिफिक फिनोमिना समझने की ज़रूरत नहीं है, कहो तो समझा दूंगा, 1 घंटा लग जाएगा, हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कोई सिस्टम लगा है जिस सिस्टम से फाइनली एयर कौन सी जा रही है, क्लीन एयर एटमॉस्फेयर में जा रही है। प्योरली क्लीन नहीं, मतलब इतना क्लीन जो कि एडवर्स इफेक्ट ना दे। भैया क्या है, मैनी कोल फायरिंग पावर स्टेशन यूज फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, ये रहा भैया FDG, टू रिमूव सल्फर कॉन्टैक्टिंग गैसेज फ्रॉम दियर स्टैक गैसेज। जो स्टैक लगा है उस स्टैक से सल्फर रिमूव कर दो। फॉर अ टिपिकल कोल फायर्ड पावर स्टेशन FDG विल रिमूव्स 95% और मोर देन SO2। SO2 ही सबसे ज़्यादा है जो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है। अगर उस SO2 को कम कर दें तो एसिड रेन कम हो सकती है। इन द फ्यूल गैसेज एन एग्जाम्पल ऑफ FGD इज द वेट स्क्रबर विच कॉमनली यूज्ड। स्क्रबर, वेट स्क्रबर मतलब ये कोई गैस निकल रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, पानी का स्क्रब कर देंगे, जिस वजह से सल्फर के नीचे सेट हो जाएगा और क्लीन एयर ऊपर चली जाएगी। तो सेम चीज़ ऐसे ही पीएच को क्या कर दें, न्यूट्रल कर दें। और लाइमस्टोन पे क्या करें, कुछ ऐसा स्लरी उसके ऊपर लगा दें, उसको कोटेड कर दें, जिससे कि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अब बोले तो ठीक है, निकालते जाओ पोल्यूशन निकालते जाओ, एसिड रेन होगा तो हम लोग प्रिवेंट कर लेंगे। तो दोस्त पूरे जगह प्रिवेंट करने हैं मुश्किल है। अगर ये सिस्टम सेटअप करने में कितना इकोनॉमी खर्च आएगा, इस सिस्टम को कितना चाहिए एनर्जी, कितना चाहिए पानी, तो रिसोर्सेज तो कम है। ये सिस्टम लगाने से अच्छा है कि हम लोग पोल्यूटेंट्स कम रिलीज करें। In the some areas of sulfates are sold chemical companies as a gypsum when the purity of calcium sulfate is high. In others, they are placed in landfill. The effect of acid rain can last for generations as the effect of pH level change can stimulate the continued leaching
एंड अनडिजायरेबल केमिकल्स इनटू द, मतलब ये केमिकल प्रोसेस, फ्लूइडाइजन बेड, ये सब क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा कि ऐसी कुछ कुछ टेक्निक है जिनसे हम लोग सल्फर को रोक सकते हैं। तो कुल मिला के जो इमिशन हो रहा है उसी इमिशन को क्या कर देना है, कम कर देना है। अब एसिड रेन का फिनोमिना बहुत सी जगह देखने को मिला। चाइना इसका बहुत नुकसान ले चुका है, एक समय में अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा था। तो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज इसको लेके हुई, इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हैव बीन एग्रीड। फॉर एग्जाम्पल, in 1985, Helsinki Protocol on the Reduction of Sulfur Emission under the Convention of Long Range Transboundary Air Pollution, Canada and the US signed the Air Quality Agreement in 1991. Sorry. Canada and US signed the Air Quality Agreement in 1991. Most of the European countries and Canada have signed their treaties. तो मैंने बोला कि जितने भी environmental problems हैं सब पर global rules बनते हैं। वो global rules की वजह से, क्योंकि जो सल्फर का emission हो रहा है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर में चारों तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो हो सकता है कि इंडिया अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड तो उसका नुकसान इंडिया के पड़ोसी देशों को, और इंडिया के पड़ोसी देश कर रहे हैं तो इंडिया को उसका नुकसान हो। इमिशन ट्रेडिंग, ये भी एक फिनोमिना आजकल देखने को मिल रहा है। इन दिस रेगुलेटरी स्कीम एवरी करंट पोल्यूटिंग फैसिलिटी इज गिवन और मे परचेज on an open market and emission allowances for each unit of designated pollutant it emits. Operation can be installed pollution control equipment and all portions of their emissions allowed. There is no longer need of their own operation, thereby recovering some of the capital cost and their investment. Such in equipments, the intention is so given up ऑपरेटर्स इकोनॉमिक इन्वेंशन टू इंस्टॉल द पोल्यूशन कंट्रोल्स। देखो बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ है। पोल्यूशन मेजर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आजकल ट्रैफिक पुलिस बड़ी बड़ी सिटीज़ में मीटर्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक लाइट जहाँ देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि इतना NO2 लेवल है, इतना PM लेवल है, इतना लेवल है। तो वहाँ पोल्यूशन आप मेज़र कर लीजिए और उस जगह उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, इमिशन की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कितना निकल रहा है, कितना रुक रहा है, और फिर वहाँ पर पर्टिकुलर पॉलिसी या काम कर सकते हैं। द फर्स्ट इमिशन ट्रेडिंग मार्केट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट। पहला इमिशन कहाँ हुआ था, UN में हुआ था। इससे क्या, क्लीन एयर एक्ट जो 1990 में आया। द ओवरऑल गोल ऑफ एसिड रेन प्रोग्राम इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट, क्लीन एयर एक्ट में एसिड रेन का डिटेल लेजिस्लेशन बनाया गया। द ओवरऑल गोल ऑफ एसिड रेन प्रोग्राम इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट is achieve the significant environmental public health benefit reduction in emission of SO2 NO2 primary cause of acid rain. To achieve this goal, lowest cost to society, the program employs both regulatory and market based approaches for controlling the pollution. ऐसा क्लीन एयर एक्ट में 1990 में ऐसा लिया गया कि जितने भी एसिड रेन कोज करने वाले हैं सबको हम रोकेंगे। यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, हम लोग एनर्जी सोर्सेज चेंज करेंगे, CNG की तरफ मूव करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, और जो नई टेक्निकल डिवाइसेस हैं जो कैटालाइटिक कन्वर्टर हैं उनका हम लोग यूज़ करेंगे, और ऐसे यूज़ करेंगे जिनमें ऑक्साइड्स कम निकलें। कोई दिक्कत, सवाल बनते हैं एसिड रेन पे, एक लेजिस्लेशन पे जो क्लीन एयर एक्ट पे या फिर करंट अफेयर्स पे। दूसरा जो टेक्निकल सवाल है, क्या होता है एसिड रेन, कैसे होता है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। ये एसिड रेन एक छोटा सा टॉपिक है जो आज कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएंगे। वो भी क्लाइमेट चेंज भी आज एसिड रेन का एक फिनोमिना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आगे होने वाली है। जो अब तक आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज आप करिए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, उसको कवर करने में थोड़ा समय लगा है।
परंतु अब जो चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू। और एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप एनवायरनमेंट का देते हैं तो क्लाइमेट चेंज से सवाल 100% आता है। बड़ा टॉपिक है, कवर करेंगे मैक्सिमम चीज़ें। थैंक यू।